गांधी जी और आरएसएस का संबंध कैसा था? विचारधारा के लोग आज देश में हैं। एक गांधीवादी हैं, दूसरे संघ बोल दो या आरएसएस बोल दो या बीजेपी। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सीधा जो आदमी की परिभाषा है, ये कहते हैं जो संघीय है वो बीजेपी का है। आरएसएस का योगदान मोदी जी वो तो असल में एक राजनीतिक टारगेट करे। सवाल ये नहीं है, इस बात के डॉक्यूमेंट है कि आरएसएस ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ये मानते थे कि असली शत्रु अंग्रेज नहीं है, मुस्लिम है, ईसाई है। नमस्कार, राम राम। सोनू अजय बेनीवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हैं आप। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद हैं इतिहासकार कुलदीप किठाणा जी। बहुत अच्छी जानकारी जुटाते हैं। और जैसा कि आज आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है और साथ में दशहरा का पर्व है। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यह अवसर दिया। धन्यवाद। कुलदीप जी, जैसे आज गांधी जयंती है और 2 ही विचारधारा के लोग आज देश में हैं। एक गांधीवादी हैं, दूसरे संघ बोल दो या आरएसएस बोल दो या बीजेपी बोल सकते हैं आप। सीधा सीधा जो आज की परिभाषा है, ये कहते हैं जो संघीय है वो बीजेपी का है। गांधी जी और आरएसएस का संबंध कैसा था? आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है और ये इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें से एक है, जो पिछले कई सालों से जो लगातार चर्चा में आया है। असल में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार, बलिराम केशव हेडगेवार ने नागपुर में की थी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ये एक संयोग है। असल में इनका दोनों का जो रिश्ता है ना, इसको एक ही वाक्य में परिभाषित किया जा सकता है। उसको आप यूं कह सकते हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये एक नारा था जो पहले बहुत भारत के अंदर गली गली में लगाया जाता था कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इसको यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो हत्या थी 30 जनवरी 1948 को की, वो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति थे, जिनमें नाथूराम गोडसे हैं, नारायण आप्टे हैं। इनको अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी और जिन पर मुकदमा भी चला, उनमें आरएसएस के उस टाइम के जो चीफ थे, सरसंचालक बोलते हैं, माधव सदाशिव गोलवलकर थे, विनायक दामोदर सावरकर भी थे, जो अंग्रेजों के पेंशनर हो गए थे। 60 रुपए पेंशन लेते थे अंग्रेजों से विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने आजादी के आंदोलन का रास्ता छोड़कर और सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुसलमान में विभाजन की राजनीति शुरू की। तो ये इसको यूं समझा जा सकता है। इसको मैं थोड़ा और गहराई से बताऊंगा कि भारत के अंदर जो अंग्रेजों का इतनी लंबी गुलामी चली कई वर्षों तक, उसके कुछ ठोस कारण है। कुछ ऐसे संगठन थे जो लगातार अंग्रेजों की मदद करते थे और उनकी अंग्रेजों की सरपरस्ती थी, और उनके रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध हैं। जो मैं रोकना चाहूंगा, जो आरएसएस संघ है ना, ये अंग्रेजों की मदद करता था। हाँ, मैं वही बता रहा था कि जैसे अंग्रेजों ने क्या किया कि 1906 में मुस्लिम लीग नाम का एक संगठन बना ढाका के अंदर, जिसकी स्थापना हुई नवाबों ने, और उन्होंने मिलकर की। वो उसके पीछे अंग्रेजों की एक सरपरस्ती थी। 1915 में हिंदू महासभा बनी, जिसके नेता विनायक दामोदर सावरकर थे, डॉक्टर बीएस मुंजे थे, जो आरएसएस के पहले सरसंचालक के एक प्रकार के सरपरस्त भी थे। और 1925 में बनी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक संगठन बना गुरुद्वारा सिंह सभा। ये क्या करते थे? धार्मिक आधार पर लोगों का विभाजन करते थे। अच्छा, जैसे आप देखोगे 1909 का पार्लियामेंटो सुधार था, उसमें हिंदू और मुसलमान सेपरेट इलेक्ट्रोल पृथक चुनाव प्रणाली लेके आए। अंग्रेज बीज बोना शुरू किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के अंदर बड़े पैमाने पर डिवीजन किया। जैसे आप देखोगे उन्होंने ऐसे मुद्दे छांटे कि लोग एक दूसरे से नफरत करें, झगड़ा हो, लड़ाइयाँ हो लगातार, ताकि अंग्रेजों के साम्राज्य की जड़ें मजबूत होती रहें। तो ये जो मैंने संगठनों के नाम रहे, मुस्लिम लीग ने कभी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, लगातार जो मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके बाद में बड़े नेता बने। और आप देखोगे हिंदू महासभा ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। और इस बात के डॉक्यूमेंट है कि आरएसएस ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता कभी जेल में नहीं गया, कभी फांसी नहीं खाई। 1925 में आरएसएस बनी, 1947 में देश आजाद हुआ, 22 साल तक थे, इन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया।
बल्कि आप देखोगे ना, इन्होंने समय समय पर अंग्रेजों का डट के साथ दिया। जैसे मैं 2 उदाहरण दूंगा। आजाद हिंद फौज के अंदर जब के खिलाफ मतलब इन्होंने वो चलाया अभियान लोगों में, आजाद हिंद फौज के जो अंदर जो सुभाष चंद्र बोस प्रयास करे थे, उसके खिलाफ आरएसएस हिंदू महासभा के लोगों ने अभियान चलाए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो ये एक इनका जो रोल था आजादी के आंदोलन में, वो अंग्रेजों के पक्ष में था। और इसका कारण था, ये मानते थे कि असली शत्रु अंग्रेज नहीं है, मुस्लिम है, ईसाई हैं या कम्युनिस्ट हैं। और इसके पीछे एक ब्राह्मणवादी मानसिकता थी, जिसको पेशवाशाही नहीं बोलते हैं। भाई आप देखोगे कि एक ऐसा समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो, और एक कृत्रिम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि उसमें हिंदुओं के हितों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जब भी देखोगे ना, जैसे आरएसएस की जो किताबें हैं, वी आर डिफाइंड आवर नेशनहुड है, बंच ऑफ थॉट्स है जो आरएसएस के चीफ ने लिखी है, उनमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें संपत्ति सिर्फ 5% लोगों के पास हो, 5% लोग, और बाकी 95% लोग उनके गुलाम बनकर हुए। और आज भी देखोगे जब भी आरएसएस के लोग सत्ता में आए तो वो हमेशा अमीर कारपोरेट या बड़े बड़े अमीर लोगों के हित में काम करते हैं। आपने कभी आरएसएस को महंगाई के खिलाफ नहीं देखा होगा आंदोलन करते हुए, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं देखा होगा, या कोई आर्थिक नीतियों के सवाल पर नहीं। लोकसभा में एक बार मोदी जी बात करते थे, होती है आमने सामने की भेंट, जब राहुल जी होते हैं सामने, तो उन्होंने ये कहते कि भाई एक परिवार ने आजादी हिंद लाई। उन्होंने आरएसएस का भी नाम नहीं लिया मोदी जी ने कि भाई हमने ये करे हैं। वो बात कहाँ ले जाते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की तरफ ले जाते हैं कि उनका भी योगदान है। आरएसएस का योगदान मोदी जी भी नहीं गिनाते। वो मान लिया, वो तो असल में एक राजनीतिक टारगेट करे। सवाल ये नहीं है एक परिवार का। आप देखोगे ना, जो जितने भी नायक रहे, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, उनके साथियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल में बहुत बुरी तरह धमकाया और उनको मतलब कटु आलोचना की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, आरएसएस के लोग चित्र लगाते हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों की सह से सरकार बनाई बंगाल में, और सुभाष चंद्र बोस ने उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया था। सुभाष चंद्र बोस का कभी साथ नहीं दिया हिंदू महासभा आरएसएस के लोगों ने। अच्छा, एक तो ये सच्चाई है। दूसरी ओर बताऊं मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो धर्मपत्नी थी श्रीमती एमिली संकेल, वो भारत में आई तो आनंद भवन में रुकती थी। अच्छा, जो नेहरू जी का उसका था। और नेहरू जी ने ये जो कहते थे ना, भाई हम तो एक बार रिपोर्ट आएगी, हम मतलब वो दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे, नंगे होंगे बहुत से, वो रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करी केंद्र सरकार? बल्कि सच्चाई तो ये कि नेताजी के ऊपर नेहरू जी ने एक ट्रस्ट बनाई थी, और उस दौर में नेताजी के परिवार के लोगों की 500 रुपए मदद होती थी। अच्छा, जब आईएएस की तनख्वाह भी इतनी नेहरू जी की तरफ से। हाँ, और सुभाष चंद्र बोस ने जो ब्रिगेड बनाई थी ना, जो आजाद हिंद फौज, उसकी 3 टुकड़ियों के नाम थे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, ये नाम थे। इनके साथ वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है। और आपको एक जानकर और अच्छा पता चलेगा, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया महात्मा गांधी जी को। अच्छा, पहली बार राष्ट्रपिता संबोधित किया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना रेडियो से भी संबोधित किया, और गांधी जी ने इसको क्रांतिकारियों का, शहीदों का राजकुमार कहा था सुभाष चंद्र बोस को। अच्छा, तो ये, और कभी ये पटेल की बात करेंगे, सच्चाई तो ये है कि जो इनके लोग थे वो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। आरएसएस के लोग अंग्रेजों के मुखबर थे। हाँ, ये है सच्चाई। तो जो बड़े पैमाने पर जो हिस्सा ना लेने का। इसलिए आपको एक और बताऊं, इतिहास को गढ़ता कौन है, मतलब जो इतिहास वीरता की बात है, जिसका इतिहास कमजोर हो। अब आप इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, इमारतों के नाम बदले जा रहे हैं, और जो भावनात्मक मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं वो इसलिए जानबूझ के किए जा रहे हैं, वो लोगों की एकता तोड़ी जाए। और आप अचंभा मानोगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने तो उस टाइम पे ये भी स्टेटमेंट दी थी, जो गदर पार्टी के लोग थे वो क्रांतिकारी ही नहीं थे। अच्छा, जो करतार सिंह सराभा, बाबा सोहन सिंह बखना, जिसमें 100 से ऊपर लोग फांसियां, काले पानी सजाए, उनको भी नहीं मान रहे। अब ये सर्टिफिकेट तो बांटते देशभक्ति का, जबकि अंग्रेजों के वो रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं। इन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा नहीं लिया किसी भी आंदोलन में, ना ये कोई मतलब सविनय विज्ञान आंदोलन में शामिल हुए, ना सुभाष चंद्र बोस में, ना कोई सशस्त्र धारा में, ना भारत छोड़ो आंदोलन में। जो गांधी जी की हत्या की गई थी ना नाथूराम गोडसे द्वारा, वो क्यों की गई थी? कारण क्या है? क्योंकि अफवाह ये भी चलती है कि भाई गांधी जी तो पाकिस्तान को बड़ा वो देना चाहते थे, माल देना चाहते थे, इसलिए हत्या की गई है।
इसको मैं वो थोड़ा सच्चाई क्या थी? इसको मैं और सच्चाई बताऊं। अपना गांधी जी को 5 बार प्रयास करे हैं मारने के, अच्छा। कोई एक बार नहीं करे। पुणे के आसपास हिंदू महास में एक बार ट्रेन की मतलब वो पटड़िया भी उखाड़ी गई। एक बार गोडसे जी ने पहले भी सूर्य से हमला करने की कोशिश की तो पकड़ दिया और गांधी जी ने उसको छुटवा दिया था, इसको मारो मत। अच्छा। और एक बार भीड़ में भी गांधी जी पर हमला करने की कोशिशें हुई। जो मूल जो इनका गांधी जी के साथ शत्रुता का भाव है ना, वो इसलिए था कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। अच्छा। गांधी जी का जो प्रिय भजन है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह मियाँ तेरे नाम। गांधी जी का जो सबसे बड़ा योगदान है इस देश में, गांधी जी ने बड़े पैमाने पे गरीब लोगों को संगठित किया। जो कांग्रेस एक सिर्फ क्लबों में थी ना, एक सिर्फ हाउसों में अपना मीटिंगें करती थी, गांधी जी नीचे तक ले आए। अच्छा। आप जान के पता चलेगा ना, आप अगर गौतम बुद्ध के बाद भारत की भूमि पर कोई ऐसा व्यक्ति प्रभाव हुआ तो महात्मा गांधी जी हैं, जिसके पैमाने पे बड़े पैमाने पर लोग फॉलोवर थे। मतलब जो बड़े पैमाने पर लोगों ने, गरीब लोगों ने भी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, वो सब गांधी जी से प्रभावित थे। उन्होंने अपना नैतिक बल इतना आगे बढ़ाया। तो उसने हिंदू मुस्लिम एकता खिलाफत आंदोलन में देखो गांधी जी ने कितने अच्छे ढंग से एक साथ करे। तो वो ये कह रहे थे बस जो ये धर्म का आधार का बंटवारा है, गांधी इसके खिलाफ थे। और गांधी आखिरी व्यक्ति थे जो बंटवारे के खिलाफ लड़ते रहे। 15 अगस्त को जो आजादी की फुलझड़ियां चस रही थी ना, जो मतलब जश्न आजादी मनाया जा रहा था, शपथ ले रही थी नई सरकार, उसमें गांधी जी कहीं नहीं है। वो तो नोआखली में भूख हड़ताल में बैठे थे, भाई लोगों आपस में लड़ो ना। अच्छा। ये मार काट ना हो, कितनी भयानक, दसियों लाख लोग जिन दंगों में मारे गए, मतलब हजारों लाखों परिवार उजड़ गए जिन्हों में। मतलब उस भयानक दृश्य में देखो कि एक व्यक्ति बुजुर्ग भूख हड़ताल पे बैठा है और उनके प्रयासों से मतलब वहां शांति भी कायम हुई। लेकिन लोगों के बीच में तो ये भी बातें चलती है ना कि भाई भगत सिंह और मारे गए, चंद्रशेखर और मारे गए, गांधी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी, अंग्रेजों ने उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया। उस ऐसा नहीं, देखो गांधी जी जेलों में गए, मतलब जेड़े काटी है, उसको थोड़ा यूं समझने की जरूरत है ना। मतलब तो दुष्प्रचार किया जाता है, तथ्य और आंकड़े क्या कहते हैं। अब मतलब भगत सिंह के पिताजी थे वो कांग्रेस में गांधी जी के साथ रहे उस टाइम पर भी लगातार। और जो मतलब जो डिफेंस लॉयर थे, मतलब पंडित नेहरू भगत सिंह से वहाँ उनके केस की पैरवी में मदद कर रहे थे लगातार। और जो सबसे बड़ी बात है ना, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी ना, गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव, गांधी उनकी राह का सबसे बड़े रोड़े थे। आप देखो नाथुराम गोडसे ने वायसराय पे गोली नहीं चलाई, अग्रणी अखबार निकालते थे वो पुणे में। वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भी पर्चे बांटते थे। अच्छा। जो आजादी के आंदोलन के नायक थे ना, वो उनके खिलाफ थे। उनका एक ये था भाई ऐसी मतलब राष्ट्रवाद बना जिसमें एक धर्म के आधार पर कट्टरता हो, जिसमें एक मतलब काल्पनिक ऐसा है, मतलब जैसे असल में जो आरएसएस का दर्शन है ना, आप गहराई से देखोगे ना, वो हिटलर का दर्शन है। सच्चाई तो है ये जी। अच्छा। हिटलर और मुसोलिनी थे जिन्होंने फांसीवाद का प्रयोग किया। और बीएस मुंजे वहां गए तो उन्होंने जैसे हिटलर ने जर्मनी में क्या किया कि यहूदियों के खिलाफ दुष्प्रचार किया। भाई हमारी हर समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है? यहूदी जिम्मेवार है। आज हर समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है? मुस्लिम जिम्मेवार है। गांधी जी का मौलिक योगदान क्या रहा है दुनिया के लिए? गांधी जी का जो सबसे बड़ा मौलिक योगदान है ना, गांधी जी ने ये कही, जैसे आपने कहते थे ईश्वर ही सत्य है, गांधी जी ने ये कही कि सत्य ही ईश्वर है। अच्छा। मतलब ये देखो कि एक व्यक्ति ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया जीवन में, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। जैसे वो कहा नहीं करे भाई बेटा मतलब नमक ना खाया कर, उसने एक उदाहरण नहीं देते हैं, तो वो उन्होंने बोले जो नमक खावा मेरा बेटा कोई औरत लेगी, तो उन्होंने बोला बेटा एक हफ्ता में आई हो, एक हफ्ता बाद उसने कही बेटा नमक ना खावे, तो उन्होंने बोले जी यार एक हफ्ता पहला कहते बोला उस टाइम में खुद खाया करता। मतलब गांधी जी ने वो चीज अपने आचरण में लागू करी, फिर वो दूसरों को कही। अब ने देखो गांधी जी ने अपना कपड़ा नहीं पहने, पराड़ा कुर्ता नहीं पहने, उस टाइम पर बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों के पास कपड़े नहीं थे। तो उसने कहा जब तक हर गरीब भारतवासी के तन पर कपड़ा नहीं हुआ मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। और वो जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी इंग्लैंड गए बात करने, तब भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने और जॉर्ज पंचम से आंख मिला के बात करी उन्होंने। जो प्रोटोकॉल होता है पूरी दुनिया के सम्राट थे जो जॉर्ज पंचम, या और जो उस टाइम के जो ब्रिटेन के राजा थे और भी हो सकते हैं, तो उनसे उन्होंने कहा भाई प्रोटोकॉल आपने ये मिलना पड़ा। तो गांधी जी उस टाइम पे भी एक लंगोटी में उनसे मिले, तो उन्होंने कहा जी आपने मिस्टर गांधी कपड़े नहीं पहने। वो उन्होंने बोले जी सारी दुनिया के कपड़े और मेरे देश के गरीबों के कपड़े तो आपने उतार लिए। अच्छा, कितनी बड़ी बात बोली। एक तो ये सबसे बड़ा योगदान है। दूसरी आप देखो कि गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है ना, महिलाएं पहली बार 1921 के असहयोग आंदोलन में सड़कों पे आई, जेलों में गई। गांधी जी ने अंग्रेजों का डर खत्म कर दिया।
वह जो जेल थे, थाने थे, उनका डर खत्म कर दिया। गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा करया और उनका अगर धरना लुवाना, भूख हड़ताल करना, जेल भरो आंदोलन, उसको बिल्कुल सहज कर दिया, लोगों का भय काट दिया अंग्रेज। ये सबसे बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी को लेकर सरकारों का रुख क्या देखते हो आप? सरकारों का रुख तो ऐसा जी, इसमें सिर्फ एक पार्टी का नहीं। देखो जो आरएसएस और बीजेपी की, इनकी तो वैचारिक शत्रुता है, और कांग्रेस ने भी कोई अच्छे गांधी जी की नीतियों का पालन नहीं किया, ये एक सच्चाई है। अच्छा, मतलब जो गांधी का जो दर्शन था, जरूर लेती है। हाँ, गांधी जी का जो दर्शन था ना भाई, लाइन में बिल्कुल आखिरी आदमी की मुक्ति की बात करो, वो नहीं हुआ। एक तो ये है सबसे बड़े, जो गांधी जी के आदर्श थे, सत्य, अहिंसा, त्याग, ये नहीं कहीं पर भी मतलब वो उन पर हुए। अगर आज भी देखोगे ना, एक राजनेता और एक सार्वजनिक व्यक्ति के जीवन की क्या कसौटियां होनी चाहिए, वो कहाँ गई। मतलब तो ये हो गया भाई, मतलब पहले जैसे एक सामाजिक छवि होती थी, उसको टिकट देते थे, भाई इसकी छवि अच्छी है, ये तो सीट काटनी चाहिए क्रिमिनल कोई। जो गांधी जी की नैतिकता थी ना, उससे पीछे हट गए। और कांग्रेस की जो लेगेसी और विरासत थी, वो कांग्रेस ने उठाई, जैसे सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, गरीबों के मुद्दे उठाना, यही छोटे कांग्रेस ने, तभी तो कांग्रेस की हालात ये खराब हुई। तो बीजेपी उठा रही है इन मुद्दों को? अगर ना बीजेपी तो उठावे क्यों, तो बीजेपी ने उनको और दफन कर दिया तसल्ली से। अगर आप देखोगे ना, मैं आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम मुद्दे क्या होते थे, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, भ्रष्टाचार मुद्दा था। आज मुद्दा कड़ा है, आज महंगाई देखो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नहीं, आज मुद्दा क्या मिलेगा अपना? आज मुद्दा मिलेगा हिंदू मुस्लिम, मथुरा काशी अयोध्या। हमने देश देखो कितना मजबूत कर दिया। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो पता चलता है कोई प्रधानमंत्री आया, मनमोहन सिंह का तो पता ही नहीं होता था। उसकी भी बताऊंगा क्या। देखो अब देश एक तो कोई मतलब ईंट पत्थरों का नाम नहीं है, नक्शे का नाम है, वहाँ के लोगों का नाम है। लोगों की आर्थिक स्थिति आपने कितनी ऊपर उठाई, लोगों का जीवन स्तर कितना उठाया, लोगों को शिक्षा रोजगार कितने दिए। और पूरी दुनिया ने देखा यूडोल पाटाई पीछे जो पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ अपना, पूरी दुनिया में 5 देश भारत के समर्थन में नहीं आए। पूरी दुनिया का तो चक्कर मारा है मोदी जी, सैकड़ों देशों में, देश का खड़े हुए अपना गला है। एक इजराइल आया और वो भी घोषित तौर पर एक आतंकवादी कंट्री है, तो कहते उसका काम हो जो बाढ़ का गुंडा नहीं, और बड़ा मुल्कों के साटे मारे अमरीका पे। मतलब आप देखो ना, पूरी तरह विदेश नीति के सवाल में तो फैल हुई। हाँ, यह हालात तो कभी नहीं हुई देश की जो आज हुई। जो भारत के परंपरागत मित्र थे ना, जैसे रूस भारत के साथ होते थे, ईरान जैसे देश थे, कड़े खड़े हुए जाएगा, तुर्की जैसे देश थे, लोग कड़े खड़े हुए अपने गले, सारे पड़ोसियों गले जूत बजा लिए जितने थे। नेपाल जैसा देश था अपना, सारा था, श्रीलंका के साथ अपने अच्छे संबंध, वो कहाँ गई स्थितियां। ये तो एक प्रचार है। और एक और मैं गांधी जी की आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा, अहिंसा और त्याग की जो बात है ना, गांधी जी के 4 पुत्र थे, उन्होंने अपने परिवार या विरासत को तो नहीं आगे बढ़ाया। और गांधी जी के बेटे कोई मंत्री बड़े बड़े पदों पर रहे हो, देखो कहीं पर भी। और खुद भी गांधी जी ने कोई न्यू क्लेम नहीं किया किसी प्रकार का। गांधी जी ने क्या किया, जो सबसे बड़ी बात थी, उसने यहाँ को साल भर तक, वो साउथ अफ्रीका में 20 साल रहे, वहां उन्होंने प्रयोग करी। फिर उन्होंने 1 साल भर तक पूरे देश को घूमया, तो उन्होंने ये निष्कर्ष पर पहुंचे, अंग्रेजों को उखाड़ना है नहीं तो अपना जन आंदोलन करने पड़ेंगे। अपने बूढ़े ने कहा करते बोले अंग्रेजा की चाल का गांधी ने बेरा था। तो गांधी जी का जो विजन था, जो दृष्टि थी, वो लोगों को इकट्ठा कराया गांधी जी ने। उसने किसानों को ये कहा भाई आप आजादी के आंदोलन में शामिल हो, आपको जमीन का हक मिलेगा। मजदूर को ये कहा इतने दिहाड़ी रेट श्रम कानून मिलेंगे। एक दलित को ये कहा था समान बराबरी का जीवन मिलेगा, कुएं पे सार्वजनिक जगह पर आप आ जा सकते हो। पूंजीपतियों को ये कहा कल राष्ट्र निर्माण में आप भी योगदान दो, आप भी शामिल हो गए। तो उसने पूरा देश इकट्ठा कर दिया। अगर इस देश को राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान था ना, वो महात्मा गांधी जी का था। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरा देश गांधी जी के एक आह्वान पर हजारों सैकड़ों लोग, लाखों लोग जेल में जाते थे। और आम नागरिक पर क्या असर है महात्मा गांधी जी के विचारों का? देखो आप देखो कि 80 से ज्यादा देशों में महात्मा गांधी जी के स्टैचू हैं। सबसे ज्यादा जो किताबें लिखी गई उनमें से एक है महात्मा गांधी जी। सवाल ये है कि आम आदमी तक गांधी के दर्शन की किताबें, वो चीजें पहुंचाई नहीं गई। अगर आप गांधी जी की आत्मकथा पढ़ोगे ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, बहुत मौलिक किताब है। गांधी आत्मालोचना करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे मतलब अगर उन्होंने अगर शत्रुता भाव होता ना, वो नाथुराम गोडसे को क्यों छुटवाते जब शुरू में हमला किया था उन पर। मतलब एक करुणा, एक संदेश। गांधी ने बिल्कुल अपने आप को एक सहज गरीबी का जीवन। अगर आप गांधी जी के सत्याग्रह देखोगे, नहीं सत्य के लिए आग्रह, सविनय हो गया कि हम विनम्रता से आपकी बात नहीं मानेंगे,
ऐसे ही हो करेंगे हम सरकार के खिलाफ। आज भी जो आंदोलन लड़े जाते हैं वो गांधी जी के सिद्धांतों हैं। इतना बड़ा किसान आंदोलन लड़ा, शांति बना के रखना। भाई हिंसक नहीं होना आपने, आपने इस ढंग से मतलब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। खुद भूख हड़ताल कितना बड़ा शस्त्र है, अंग्रेज इसका वो नहीं ढूंढ पाया भाई इसको कैसे करा। जब जब गांधी जी पर अंग्रेजों ने हाथ डाला वो भारी पड़ी। और आज भी गांधी जी के जो सिद्धांत है ना, आप इसके बाद भी देखो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे जो इतने साल जेल काट गए, उन्होंने गांधी जी के प्रयोग लागू किए। मार्टिन लूथर किंग है, तो बहुत सी सहमति हो उसके ना हो किसी व्यक्ति से, लेकिन इस देश में जागरूकता फैलाने में, लोगों को खड़ा करने में गांधी जी ने कहा कि आप किसी के खिलाफ भागा ना, आप खड़े हुआ सीना तान गए उस समस्या के सामने, ये सबसे बड़ा है। और जहां तक आपने पहले कहा पाकिस्तान के सवाल पर गांधी जी सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, ये सब दुष्प्रचार है। वो उसने ये कहा ये कहा। जैसे अगर आज का टाइम देखा जाए ना जी, भगत सिंह की जयंती गई है अभी 3-4 दिन पहले ही, तो लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं, देशभक्ति संगीत लगाते हैं। और जब गांधी जी की जयंती आती है ना, तो लोग फनी वे में लेते हैं, मजाक या कॉमेडी लगाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको यूं देखते हैं जो भगत सिंह की शहादत का चारम है ना वो निश्चित तक रिस्पेक्टेबल है, और गांधी जी के खिलाफ जो दुष्प्रचार हुआ ना वो बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा। भगत सिंह के खिलाफ बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है देश में फिर भी, और गांधी जी को टारगेट किया गया लगातार, फिर वो एक परिवार के साथ जोड़ दिया गया। एक तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी जो आप देखोगे ना, गांधी जी का जो रास्ता ना बड़ा उत्तम है। जैसे आप देखोगे नहीं, झूठ नहीं बोलना कितना बड़ी बात है, त्याग का जीवन अनुकरणीय। जब वो गांधी को आप जो पढ़ोगे लागू करोगे ना, वो गलत नहीं कहेगा। ये तो अज्ञान है जो आज गांधी जी की, गांधी तो एक मजबूती का नाम है, उसके असूलों पर सिद्धांतों पर जो चलना है, ये एक बड़ा कारण है। 5 राष्ट्रीय महानायक हुए अपने देश में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कमोबेश ये एक दो विचारों पर सहमत थे सभी। एक तो देश धर्मनिरपेक्ष हो, गरीबों की मुक्ति हो, और अंधविश्वास के खिलाफ थे, और महिला समानता के पक्ष में थे, जातिवाद के खिलाफ थे। आरएसएस इनका ठीक उल्टा है। आप देखोगे जहां जहां भाजपा की सरकारें आओगी नहीं, वो तो कहते हैं हिंदू खतरा में है भाजपा। आप एक बात तो देखो नहीं, खतरा में किस टाइप का, मतलब अब क्या है, ये धार्मिकरण करेंगे। आप स्कूलों के बालका मंदिर में ले जाएंगे, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बजाय एक धार्मिक वातावरण खड़ा करेगा, अंधविश्वास की तरफ लेके जाएंगे, अज्ञान होगा। आप देखोगे ना, हरियाणा के अंदर भी 200 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दी। बिल्कुल कर दी। तो ये जो इनसे दूर ले जाना और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, ये तो ये कहो ना, स्कूल में बालक जानते तो नहीं जानता, बंद करने लग रहे हैं। अब जाने भी जो चिराग योजना लेकर आई हरियाणा सरकार, उन्होंने ये कहा अब प्राइवेट में पढ़ाओगे नहीं तो सरकार पीछे देगी, और सरकारी में पढ़ाओगे तो ले होगी। ये भी नीति के है, ताले लगाने की है। और स्कूल ना गया प्रिंसिपल इन्होंने ये मांगे स्कूल किसका नाम है यू रिकॉर्ड करो तैयार। कई गांव का नाम पड़ी है जमीन पर, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या गांव का सार्वजनिक जगह वो स्कूल का नाम ट्रांसफर करवाओ। क्यों करवा रहे हो भाई आप? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति इसको धीरे धीरे निजीकरण करेंगे। तो आज तो 2 ही लड़ाई, एक तो जो गोडसे की नफरत की जो विचारधारा है कट्टरवाद की, और इसको पूंजीपतियों के लिए राह आसान होती है। अच्छा। जैसे आप देखोगे ना, सारे एयरपोर्ट मोदी जी ने अडानी को दे दिए, कोई विरोध प्रोटेस्ट नहीं, थोड़ा समायकारी है और नुकसान हो रहे हैं। रेलवे का ढांचा निजीकरण कर दिया, बाल्को नाल्को जैसे BSNL को फैल कर दिया या रिलायंस को लेने के लिए। अब असली मुद्दा क्या है कि जो कारपोरेट को लाभ देना है, तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, बस ताकि लोग रोजी रोटी का सवाल ही नहीं करें, जो जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दा ही ना छिड़ने दो। धन्यवाद कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई कुलदीप जी, बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, बहुत अच्छी जानकारी जुटा के रखी है इन्होंने, इतिहास को संजोई हुआ है। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, जुड़े रहे ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज़ चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।